तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज की क्लास में जो हम आपको बात करने वाले हैं, आपके मैथ का पहला चैप्टर है, जिसके अंदर आपको पढ़ने वाले हैं हम एचसीएफ और आपका एलसीएम। इससे जो आपकी प्रीवियस वीडियो थी, यानी कि जो पहली वीडियो थी, उसमें मैंने आपके जो है मैथ के सिलेबस के बारे में आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था कि आपको कौन कौन से जितने चैप्टर है आपके हैं और फिर चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको वहाँ पे कवर करने हैं। ठीक है जी। तो आज की जो क्लास है आपकी सेकंड क्लास है, चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें हम आपका पढ़ने वाले हैं एचसीएम और आपका एचसीएफ जो होता है, यानी कि लैस है जो आपका मैथ से होता है। जितनी भी क्लास मैं यहाँ पे आपकी एचसीएफ और एलसीएम से कराने वाली हूँ, उनमें एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका एग्जाम से बाहर चला जाए, और जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से जो है हम यहाँ पे आपका पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से एलसीएम और एचसीएफ को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर करेंगे। देखो, मेरे जिन भी दोस्तों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो आपको पीडीएफ है, सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर ही आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है जी। तो हम अपने सेशन को जो है यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब देख लेते हैं, देखिएगा आपको जो मैथ का सिलेबस है उसमें आपका जो चैप्टर फर्स्ट है, यानी कि जो आपका अध्याय फर्स्ट है, उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसके अंतर्गत हम 3 अंकों तक की जो संख्याओं का लैस है, एवं जिसको हम बोलते हैं आपका एलसीएम जो होता है, एवं मैथ है जिसको हम आपको बोलते हैं एचसीएफ। देखो, ये क्या होता है, ये आपका होता है एचसीएफ। ठीक है जी। और इसके अंदर भी हम वो पढ़ेंगे जो आपके अभाज्य, गुणनखंड एवं आपकी जो भाग विधि होती है। देखो, 2 विधियाँ आपकी होती हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। एक आपकी भाग गुणनखंड विधि होती है, एक आपकी भाग विधि होती है। देखो मेरे प्यारे मित्रों, इससे पहले आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा वो 2 अंकों तक का एलसीएम और एचसीएफ आपने निकाला होगा। लेकिन अब जो हम आपको निकालने वाले हैं वे 3 अंकों तक की जो संख्याएं होती हैं, वे भी अभाज्य, उनका गुणनखंड और आप ही क्या निकाल लेंगे, हम भाग विधि से आपका एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो अब हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, एचसीएफ एलसीएफ को निकालने से पहले देखो आपके सिलेबस में क्या बात कही है, इसमें कहा गई है आपकी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणन हम जब भी कर पाएंगे जब हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होगा कि आपकी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कि आपकी जो अभाज्य संख्या आपकी क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तभी तो हम आपके उनके अभाज्य गुणनखंड निकाल पाएंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि आपकी अभाज्य संख्या होती है क्या होती है। देखो, एमिस होता है और भाज्य, यानी कि जो एमिस होता है नहीं, जो भाज्य नहीं कटती है, जो और संख्या से आपकी नहीं कटती है, तो वे संख्या क्या होती है। देखो, वे संख्याएं जो केवल एक से क्या होती है, जो केवल एक और स्वयं से, यानी कि जो खुद से ही कटती है, यानी कि जो संख्या आपकी एक या खुद की जो संख्या होती है उससे ही कटती है, उससे ही विभाजित होती है, पूरी क्या हो जाता है, कट जाती है, विभाजित होती है, वही संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। या आप दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं, जिन संख्याओं के ओनली, यानी कि जो केवल 2 फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, वही क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपका 2 लिया, तो आप देखिएगा 2 जो कटता है, जो 2 कटता है वो सिर्फ या तो 1 से कटेगा या फिर खुद से ही कटेगा, 2 से ही कटेगा, और अन्य कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 को काट दे। आप यहाँ पे 3 को ले लीजिएगा, 3 को ले लीजिएगा, तो आप देखेंगे 3 को सिर्फ या तो 1 काट सकता है या फिर 3 खुद को ही काट सकता है, यानी कि 3 ही जो है वो आपको खुद को ही काटेगा। तो आपने देखा इसके 2 ही गुणनखंड हुए। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जो गुणनखंड, यानी कि 1 और जो 2 आए ना, वे जो संख्या है, वे जो दी हुई संख्या होती है उसको काट देते हैं, वे उसके गुणनखंड कहलाते हैं। और गुणनखंड क्या होते हैं इसके बारे में भी हम अभी थोड़ा सा आगे जानेंगे, बड़े बेसिक से। तो देखिएगा 2 गुणनखंड मैंने बताए, तो अब मैंने क्या बताया, इसमें देखो 2 गुणनखंड आपके आते हैं, इनके 2 फैक्टर आपके यहाँ पे निकल के आपके आ जाते हैं। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है। देखिएगा आप परिभाषा में एक बार कि वे संख्याएं जो केवल 1 से और आपका स्वयं से, यानी कि खुद से क्या होती है, पूरी तरह से विभाजित होती है। और दूसरा मैंने आपको बताया था, जिस संख्याओं के केवल क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, जो कि आपने यहाँ पे देखिएगा सिर्फ आपके 1 और 2 ही फैक्टर आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे होंगे। तो देखिए, अभाज्य संख्या जो होती है बूझ लेता है, आपके एग्जाम में बूझता भी है कि ये कौन कौन सी आपको ऑप्शन दे देगा, और बूझ लेगा कि इनसे इनके बीच तक की अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। तो मैंने 1 से लेकर 100 तक की आपकी अभाज्य संख्या आपके सामने यहाँ पे लिखी है, तो आप उसको देख सकते हो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती है। और अभाज्य संख्या को निकालने का मैंने तरीका भी आपको बताया है। जो संख्या केवल 1 से और खुद से कटती है वही क्या होती है, आपकी अभाज्य संख्याएं आपकी होती है। तो देखिएगा 2 जो होती है वह आपकी अभाज्य संख्या होती है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23
29, 31 से 37 आपकी होती है, 41 से 43 से 47 से 53, 59 आपकी होती है, 61, 67, 71, 73, 79, 83 और 89 और 97 जो सभी संख्याएं होती है 1 से 100 तक की संख्याएं मैंने आपकी यहाँ पे लिखी है कि ये सभी जो संख्याएं होती है अभाज्य संख्याएं होती है। क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है कि आपका 40 और 50 के बीच में, 40 और 50 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आपकी आती है, ये क्वेश्चन आपका आता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके पूछे जा चुके हैं आपके बहुविकल्प प्रश्नों में। तो आप देख लीजिएगा 40 से 50 तक के बीच में देखो यहाँ से 40 से स्टार्ट हो जाता है, एक तो आपका 41 हो जाता है, एक आपका 43 हो जाता है, एक आपका 47 हो जाता है। तो आपने देखा सिर्फ 3 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 40 से और 50 के बीच में है। कौन कौन सी? आपकी 41 हो जाती है, आपकी 43 हो जाती है और आपकी कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आपको दिए रहेगा, तो ये आपका राइट आंसर वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं तो सभी एक बार ज़रूर बताइएगा। फिर आगे हम थोड़ा सा और इसके ऊपर यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो कि आपके यहाँ पे आंसर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बनने की जिनकी संभावना आपकी रहती है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप जान लेते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको सब कुछ जो है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। देखो एग्जाम में आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है एग्जामिनर, वह पूछ सकता है कि सबसे छोटी, देखो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है जी। दूसरा आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि आपकी सबसे नहीं, आपसे इस तरीके से एग्जाम में पूछेगा कि सम अभाज्य संख्या, कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको 2 नज़र आ रहा होगा, आपने देखा है 2 नज़र आ रहा होगा। तो 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, तो 2 क्या हो जाती है आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाती है। दूसरा आपका सम जो होता है वो इवन नंबर्स होता है, यानी कि आपका 2 जो होता है वो आपका सम नंबर होता है, यानी कि इवन नंबर्स होता है। तो आप देखेगा तो सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, वो भी क्या होती है सबसे, यानी कि सबसे सम अभाज्य सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, वह भी आपके क्या हो जाते हैं यहाँ पे 2 हो जाते हैं। तो एग्जामिनर जो है आपको यहाँ से पूछ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो हम नहीं निकाल सके, क्योंकि संख्या जाती है अनंत तक, तो हमें नहीं पता कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। लेकिन एग्जामिनर आपसे सबसे छोटी जरूर पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे छोटी जो होता है यहाँ पे आपका 2 हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विषम संख्याओं में, सबसे छोटी विषम संख्याओं में, तो आप बता दीजिएगा 3 होती है। देखो विषम में, विषम अभाज्य संख्या की अगर बात की जाए, देखिएगा विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, विषम अभाज्य संख्या जो आपकी होती है वह आपकी क्या होती है, वह आपकी 3 होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप बता दीजिएगा। तो विषम अभाज्य संख्या 3 आपकी होती है। सम की बात करें, सम आपसे पूछे तो आपकी 2 होती है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा मैं आगे थोड़ा सा डिटेल में वो चीज़ें आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, सभी को जो है नोट डाउन भी कर लेना है, और आपको PDF भी जो है वो टेलीग्राम पर आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब आप देखिएगा 3, 5 और 7 जो होती हैं ये विषम संख्याएं होती है। क्या होती है, इनकी ओड नंबर्स होते हैं। देखो ओड नंबर्स वे होते हैं जो संख्या 2 से कटती नहीं है पूरी तरीके से, और उनमें शेष जो आता है कुछ ना कुछ 1 या तो 1 शेष बच जाता है। अब देखिएगा एक चीज़ और याद रखिएगा, जिस भी संख्या से आप भाग कर रहे होते हैं, जैसे मैंने 3 को जो है 2 से भाग किया, तो 2 एकम 2 बार चल जाता है, और आप यहाँ पे क्या बनता है 1 बच जाता है, यानी कि ये आपका क्या होता है, शेषफल आपका होता है। ठीक है ना। तो देखो ओड संख्या वे होती है जो जिससे 2 से भाग करने पर, ओड संख्या में करते हैं 2 से भाग करने पर हमारा शेषफल क्या बचता है, 1 बचता है। यानी कि आप हमेशा याद रखिएगा जो आपका शेषफल बचता है ना, वो जिससे भाग करते हैं ना उससे कम छोटा ही आपका आता है। क्या होता है, मैंने कहा आप किसी भी संख्या को 7 से भाग कीजिएगा, क्या करें, किसी भी संख्या को 7 से भाग कीजिएगा, तो उसके जो शेषफल आपके आएंगे ना, जो रिमाइंडर आपका आता है, या तो 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी कि वे सिर्फ 7 से छोटा ही आपका आता है जो शेषफल आता है। ये बात आप याद रखिएगा। क्या याद रखनी है, जिस भी संख्या से हम भाग करते हैं हमेशा शेषफल उससे छोटा ही आता है, या फिर 0 आता है। ठीक है जी, क्या आता है, या फिर आपका 0, 1, 2, 3, 5, 6 तक आपका आ सकता है। ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा। और ओड संख्या क्या होती है, ओड यानी कि आपकी विषम संख्या आपकी क्या होती है।
देखो विषम संख्याएं वे होती हैं जब किसी संख्या को, मैंने एक अक्षर संख्या माना एक संख्या को जो हम क्या करते हैं 2 से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका शेषफल क्या आता है आपका, शेषफल इज इक्वल टू क्या होता है 1 आ जाता है, तो वह संख्या आपकी विषम संख्या हो जाती है। देखो यहाँ पे मैंने आपका 3 पे आपको भाग करके बताया तो हमारा एक शेषफल बच जाता है, लेकिन जैसे मैंने 5 से आपको भाग करूँगी 2 से, देखो मैंने 5 से यहाँ से आपका भाग किया 2 से, तो 2 दूनी 4 आया, तो आपने देखा यहाँ पे 1 बचा नहीं बचा, तो क्या बन जाता है 1 बच जाता है, यानी कि 5 भी क्या हो जाती है आपकी विषम संख्या हो जाती है। इसी प्रकार मैंने 7 से किया, मैंने 7 से भाग दिया किससे 2 से, तो 2 3 आपका क्या जाता है 6 आ जाता है, तो आपने देखा यहाँ पे भी शेषफल आपका क्या बच जाता है, आपका शेषफल क्या बच जाता है 1 बच जाता है। तो देखो यहाँ से निष्कर्ष एक चीज़ और निकलती है, आपका शेषफल क्या बचेगा, विषम संख्याओं में हमेशा क्या बचेगा, एक ही बचेगा, क्या बचेगा, हमेशा आपका एक ही यहाँ पे बचने वाला है। तो ये हो जाती है विषम संख्याएं। तो उम्मीद है विषम संख्या क्या होती है ये चीज़ आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आई होगी। देखो जो चीज़ मैं आपको समझाने वाली हूँ उसमें बड़े ही ध्यान से आपको यहाँ पे समझना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है अगर आप क्वेश्चन बनाता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाता है, तो वह यहाँ से आपका क्वेश्चन बना के आपको दे सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे देखो 3, 5 और 7 क्या होती है, विषम संख्याएं होती है, और आपने देखा ये लगातार वाली होती है, ठीक है। जैसे 3 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 5 आती है, फिर आपकी 7 आती है, फिर आपकी 11 आती है, फिर आपकी कौन सी आती है यहाँ पे 13 आपकी आ जाती है, क्योंकि ये संख्या क्या होती है 1 से कटती है और खुद से कटती है, खुद से विभाजित होंगी यानी कि 13 से विभाजित होती है। तो आपने देखा ये तीनों संख्या जो होती है वे लगातार आ रही है, तो यानी कि इनको हम कह सकते हैं ये वाली जो संख्या है ये लगातार, आपसे पूछ सकता है कि लगातार विषम अभाज्य संख्याओं का युग्म, यानी कि जोड़ा ही तो है आपका ये, यानी कि 3 कौन से हो जाएगा 3, 5 और आपका 7 हो जाएगा, ठीक है जी। 3, 5 और 7 जो हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, लगातार विषम अभाज्य संख्याओं का युग्म हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और इससे अलावा भी 2 संख्याएं ऐसी हैं जो लगातार आपकी आती हैं, आप देखिएगा 41 और आपका 43 भी, ठीक है जी। एक तो आपकी ये हो जाती है, दूसरी आपकी हो जाती है 41 और आपका 43 यानी कि 43। तो ये 2 युग्म आपके होते हैं 3, 5, 7 जो लगातार आते हैं, 41 और 43 जो लगातार विषम अभाज्य संख्याएं होती है। तो इसको भी आप सभी को जो है यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है जी। उम्मीद है यहाँ तक ये चीज़ जो है आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर यहाँ पे हुई होगी, ठीक है। अब आगे मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपसे एग्जामिनर जो है यहाँ पे पूछ सकता है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि 1 से 50 तक कि 1 से, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बना सकता है, आपकी संभावना है। तो 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, क्या होती है आपकी अभाज्य संख्याएं बताइए। तो 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से 50 तक की आपके 15 होती है। आप देख लीजिएगा, मैंने देखो 1 से लेकर 100 तक की आपको यहाँ पे नोट डाउन करा दिया, तो आप 50 तक कहाँ से बैठेगी, यहाँ तक आपकी 50 तक बैठेगी। तो गिन लीजिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 कितनी होती है आपकी 15 आपकी हो जाती है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में। अगर मैं आपसे पूछती हूँ 50 से 100 तक, क्या होता है आपको 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो इससे आगे की जो संख्या होती है वे केवल आपकी 10 होती है। आप गिन सकते हो, देखो यहाँ से हमारी 50 से लेकर 100 तक यहाँ तक बैठती है, गिन लेते हैं कितनी होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 कितनी हो जाती है हमारी 10 हो जाती है। देखो ये चीज़ याद रखिएगा, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है वे आपकी कितनी होती है 15 होती हैं। 100 से 50 तक की कितनी होती है आपकी 10 होती है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं, देखिएगा आगे। अब एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली तो पूछ सकता है ना कि 1 से 100 तक की बताइए, 1 से लेकर आपके कहाँ तक की बतानी है, आपको 100 तक की बतानी है, ठीक है, कहाँ से बतानी है। अब आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर की 1 से 100 तक की बताइएगा, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या, ठीक है जी।
क्या पूछ सकता है, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या। तो आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा। आपको पता है कि भैया 1 से 50 तक की 15 होती है और 100 से आपकी 50 से 100 तक की आपकी 10 होती है। तो टोटल मिला के आपकी कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। कैसे, 15 और 10 कितना हो जाता है आपका, 25 हो जाती है। तो 1 से 100 तक की कितनी होती है आपकी, 25 होती है। अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 200 तक, आप याद रखिएगा 1 से लेकर 200 तक की जो अभाज्य संख्या होती है आपकी, 1 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्या जो होती है आपकी, उनकी जो संख्याएं आपकी होती हैं, ठीक है जी, संख्या जो होती है वो 46 होती है, यानी कि 46 होती है। अगर 1 से 1000 तक आपसे पूछे, इतना तो आपको याद रखना ही है कि 1 से 1000 तक की जो अभाज्य संख्याएं आपकी होती हैं, अभाज्य संख्याएं जो होती है, जो आपकी संख्या होती है वो जो होती है 168 हो जाती है, यानी कि आपकी 68 हो जाती है। तो ये 4 जो चीज़ें मैंने 5 चीज़ें जो आपको बताई है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन बना सकता है। तो देखिएगा 1 से 50 तक कितनी हो जाती है आपकी, 15 हो जाती है। 50 से 100 तक कितनी हो जाती है आपकी, 10 हो जाती है। 1 से 100 तक की कितनी हो जाती है, 25 आपकी हो जाती है। ठीक है, 1 से 200 तक की बात करें तो 46 आपकी हो जाती है, और 1 से 1000 तक की बात करें अभाज्य संख्या तो वे 168 हो जाती है। उम्मीद है ये 5 पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। अब देखो हम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे यहाँ पे देख लेते हैं और चीज़ें। देखो हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में जाना है यहाँ पे, तो हम जानेंगे कि भाज्य संख्याएं भी हमारी क्या होती है। और आपने देखा यहाँ पे, आपने एक चीज़ और देखी होगी, यहाँ पे हमारा 1 नहीं आया है। क्या नहीं है, 1 हमारा नहीं आया है। हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से आपकी स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो 2 जो 1 होता है वो तो ना तो आपका ना तो अभाज्य होता है, याद रखिएगा। देखो ना तो 1 जो होता है अभाज्य होता है और ना ही आपका भाज्य होता है। ये चीज़ भी आपको नोट डाउन यहाँ पे कर लेनी है। ठीक है जी, क्या नहीं होता है, 1 ना तो भाज्य होता है ना ही आपका भाज्य होता है। देखिएगा अब आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो मैंने नोट करके ये चीज़ें आपको जो यहाँ पे समझाई है, मैंने नोट करके भी यहाँ पे आपकी लिख दिया है, क्योंकि ये वाली जो PDF है मैं टेलीग्राम पे आप सभी को प्रोवाइड करा दूँगी। तो आप देखिएगा 1 ना तो अभाज्य होता है ना ही आपका भाज्य होता है। देखो अभाज्य में 2 गुणनखंड होते हैं आपके, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है और एक खुद वो संख्या होती है। दूसरा भाज्य जो होता है, भाज्य में 2 से अधिक गुणनखंड आपके होते हैं, क्योंकि एक तो होता ही है, एक खुद वो संख्या होती है। तीसरा जो आता है वह अन्य संख्या आती है, जिनसे वह संख्या आपकी कट जाती है पूरी तरीके से। अभी भी हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है आगे। अब देखिएगा मैंने आपको बताया था 3, 5, 7 लगातार विषम अभाज्य संख्याओं का युग्म है, और आपका 41 और आपका 43 भी, ये दोनों जो होते हैं वे लगातार विषम अभाज्य संख्याओं के आपके युग्म होते हैं। आगे देखिएगा सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से अभी यहाँ पे समझाया है। अब आगे देखिएगा, ये भी मैंने आपको बताया है कि 1 से, देखो ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से पूछ सकता है। क्योंकि अभाज्य संख्याओं की बात की है तो वो डिफिकल्ट करने के लिए पेपर को थोड़ा सा यहाँ से पूछ देगा कि भैया 1 से 50 तक की बता दीजिएगा अभाज्य संख्या की संख्याएं कितनी होती है। तो आप याद रखिएगा 15 आपकी होती है। नेक्स्ट याद रखिएगा 50 से 100 तक की जो अभाज्य संख्या होती है वे आपकी 10 होती है। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या की बात करें तो कितनी होती है आपकी, 25 होती है, यानी कि 25 आपकी होती है। 1 से 200 तक की 46 मैंने आप सभी को बताया है, और 1 से 1000 तक की संख्याओं का अभाज्य जो संख्या होती है वो 168 यानी कि 168 होती है। तो ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे याद जरूर करना है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा सबसे छोटी 2 अंकों की, देखो ये मैंने आपको, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जो 2 अंकों की बात करें, क्या बात करता है आपके 2 अंकों की, वो भी कहता है कि सबसे छोटी, क्या कहता है आपकी, सबसे छोटी, सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी मैंने बताई थी आपकी, 11 होती है, यानी कि आपको 11 होती है। तो अभाज्य संख्या आपकी क्या होती है, आपकी 11 होती है। सबसे बड़ी की बात करेगा तो 19 की 97 आपकी हो जाएगी, ये भी याद रखना है। अब बात कर लेते हैं 3 अंकों की। देखो सबसे छोटी 3 अंकों तक की अभाज्य संख्या 101 हो जाती है, यानी कि 101 आपका हो जाता है। और सबसे बड़ी 3 अंकों तक की अभाज्य संख्या की बात करें तो 1997 आपको हो जाएगा, 97 आपका जो हो जाता है
वे सबसे बड़ी होती है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। अब बात कर लेते हैं आगे, देखो अब बात कर लेते हैं सहभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना। अब बात कर लेते हैं, एक संख्या होती है सहअभाज्य संख्या। तो सह का मतलब होता है साथ में, यानी कि जब दो संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं आपस में एक युग में आपकी आती है, एक साथ आ जाती है, तो फिर सहभाज्य संख्याएं आपकी हो जाती है। इसमें एक गुण होता है, प्रॉपर्टी इनकी होती है, उनका जो क्या होता है एचसीएफ होता है, यानी कि मैसेज जो होता है वह हमेशा एक आता है। और वे संख्या जो होती है उनमें कोई भी संख्या एक कॉमन ऐसी नहीं होती जिनसे वे दोनों कट जाए। तो यानी कि उनका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एक आता है। तो आप देखो सहमिस हो जाता है आपका साथ अभाज्य, यानी कि जब दो संख्याएं एक साथ अगर एक युग्म बनाती है, एक जोड़ा बनाती है, तो वे आपकी सहभाज्य संख्या होती है, जिनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स आपके होते हैं। देखो जिनमें कुछ समान उभयनिष्ठ जिसे बोलते हैं, जिसको हम समान यानी कि कॉमन बोलते हैं, या आपको बोल सकते हैं इसको उभयनिष्ठ जो होता है आपका, ठीक है जी, उभयनिष्ठ यानी कि समान ना हो, और उनका क्या होता है मैसेज यानी कि एचसीएफ जो होता है वो हमेशा क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है, यानी कि एचसीएफ का मतलब होता है वह संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगी, वे संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगी और कोई भी संख्या उनको नहीं काटेगी। तो जैसे का 13 और 17, देखो 13 और 7 होता है, 13 और 7 जो होता है वह भी क्या होती है सहभाज्य संख्या होती है। यहाँ पे आप 3 लीजिएगा, देखो 3 और 7 जो होती है वह अभाज्य संख्याएं होती है, सहभाज्य संख्या। 5 और 11 भी क्या हो जाती है आपकी सहभाज्य संख्या होती है। और आप देखिएगा 13 और 17 भी सहभाज्य संख्या हो जाती है। अब देखिएगा कोई भी संख्या सेम कॉमन कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को काट दे, और इन दोनों का जो मैसेज निकल के आएगा ना, देखो जो इन दोनों का मैसेज निकल के आता है वो हमेशा क्या आता है आपको 1 ही निकल के आएगा। क्या हो जाएगा 1 ही निकल के आएगा। और देखना आप 1 ही जो होता है ना, 1 जो होता है वो सभी संख्याओं को क्या करता है गुणनखंड होता है, सभी संख्याओं को काट देता है, क्योंकि सभी संख्या 1 से जरूर कटती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं भाज्य संख्या की। देखो अभी हमने यहाँ पे बात की थी आपकी अभाज्य संख्याओं की। अब बात कर लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर जो आपके होते हैं। देखो भाज्य का मतलब होता है जो संख्या कट जाती है, ठीक है जी। तो देखो ऐसी संख्याएं जो आपका 1 से ही नहीं, यानी कि 1 से तो कटती ही कटती है, स्वयं से भी कटेगी, और वह अन्य जो संख्याएं और संख्याओं के भी पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो देखो इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है इसमें 2 से अधिक फैक्टर आपके होते हैं। क्या होता है 2 से ज़्यादा अनुखंड जो गुणनखंड होते हैं, फैक्टर जो होता है वो 2 से आपके अधिक होते हैं। यहाँ पे समझेगा, देखो यहाँ पे कहा कि वो जो संख्या मैंने सोचा है, यहाँ पे कोई एक से संख्या ली x, तो यहाँ पे कहा कि x जो संख्या है वो 1 से भी कटेगी और खुद x से भी कटेगी, और अन्य कोई भी संख्या a हो b हो इन सब से भी वह कट जाएगी। तो यानी कि फैक्टर आपने देखा, देखो 2 फैक्टर तो किसमें होते हैं अभाज्य संख्याओं में फिक्स होते हैं, लेकिन भाज्य संख्याओं में 1 2 3 4 5 कुछ मतलब कि 2 से अधिक होंगे। क्या होंगे 2 से प्लस ही आपके फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। अब देख लीजिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से, देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपका हम यहाँ समझ लेते हैं। अब देखिएगा मैंने संख्या जो है 4 ली, तो संख्या 4 मैंने ली, मैंने कहा कि भाई संख्या 4 जो है वो 1 से कटेगी, ठीक है जी, 1 से भी कट जाती है। मैंने कहा ये 4 जो है वो 2 से भी कटेगा, जी ठीक है 2 से भी कट जाता है। मैंने कहा 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 होता है। तो मैंने कहा कि जो आपका 4 है वह 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो आपने देखा इनके जो गुणनखंड है वे 2 से अधिक आए, तो यानी कि ये संख्या 1 से तो कट रही है, खुद से भी कट रही है, और अन्य जो संख्या मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि अन्य संख्या यानी कि अन्य संख्या वह 2 जो है वो 2 से भी आपकी कट रही है। दूसरा मैंने परिभाषा बताई थी कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, तो आपने देखा 2 से ज़्यादा गुणनखंड आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए फैक्टर, अब यहाँ पे समझिएगा कि गुणनखंड आपके क्या होते हैं। देखो ये जो चीज़ है ना, ये आपके गुणनखंड है। क्या होते हैं ये आपके गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं आपके गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड का मतलब होते हैं वे संख्याएं जो दी हुई संख्या है उसको पूरी तरीके से विभाजित करते, पूरी तरीके से काटते। तो और ये 4 जो होता है ये आपका क्या कहलाता है, आपका अपवर्तीय कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्तीय कहलाता है। और गुणनखंड को और नामों से भी जाना जाता है। तो गुणनखंड को हम आपका भाजक भी कहते हैं, याद रखिएगा। भाजक से अलावा अपवर्तक भी इनको कहा जाता है। क्या कहते हैं, अपवर्तक भी कहते हैं।
और जो 4 है ना, ये आपको 4 है, इसको अपवर्त्य तो कहेंगे, इसको हम भाज्य भी कहेंगे। भाज्य क्यों कहेंगे? क्योंकि यह जो संख्या है वह 1, 2, 4 से पूरी तरीके से कट जाती है। तो गुणनखंड क्या होता है, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। और ये भाज्य संख्या क्यों है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आपके होते हैं। यह संख्या 1 से भी कटती है, खुद से भी कटते हो, और अन्य संख्या से आपकी कट जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल 6 ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे क्योंकि लिखा है ना आपका कि जो अभाज्य संख्या है आपकी क्या होती है, अभाज्य जो संख्या आपकी होती है, देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 9, 10, 13, आपकी 14 भी आपकी होती है, आगे डॉट डॉट। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ 6 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो मैंने 6 जो होता है वह किस से कट जाता है, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, और आपका 6 से कटेगा। तो आपने कहा देखो ये संख्या 1 से कट गई है, अपने आप खुद से कट गई है, और अन्य जो 2 संख्या होती है उनसे भी कट गई है। यानी कि क्या हुआ, इसके 2 से ज़्यादा क्या हो जाते हैं, यहाँ पे फैक्टर हो जाता है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड आपके हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आपके गुणनखंड आपके हो जाते हैं। तो ये संख्या क्या कहलाती है, आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। तो भाज्य संख्या याद रखिएगा जिनके 2 से अधिक आपके फैक्टर हो जाते हैं। देखो मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया है। उम्मीद है कि अभाज्य और भाज्य संख्या क्या होती है ये आपको समझ में क्लियर हो चुका होगा। अब देखिएगा आगे यहाँ पे, तो देखिएगा आगे, देखो मैंने लिखा है एक ना तो भाज्य होते हैं और ना ही अभाज्य होते हैं। देखो मैंने बताया था एक देखो अभाज्य नहीं होती है क्योंकि इसके 2 गुणनखंड नहीं होते हैं, खुद वह 1 से ही कटती है, 2 से आपका वह उससे नहीं कटती है। और अभाज्य संख्या इसलिए नहीं, भाज्य संख्या इसलिए नहीं होती है क्योंकि 2 से अधिक इसके फैक्टर नहीं होते हैं। अब देख लेगा जो 4 होती है वो सबसे छोटी अभाज्य समग्र संख्या होती है, यानी कि सबसे छोटी तो आपकी होती है, और दूसरा आपकी सम संख्या है। कैसी आपकी सम संख्या है। तो अब 9 क्या होता है, 9 क्या होता है, आपको मैंने बताया था विषम संख्या होती है। क्या होती है आपकी विषम संख्या होती है, क्योंकि विषम संख्या वे होती है जब 2 से भाग देने पर उनमें शेषफल 1 बच जाता है, वे विषम संख्याएं होती है। तो ये सबसे बड़ी विषम समग्र संख्या होती है। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा, ये आपकी भाज्य संख्या होती है। क्या होती है आपकी भाज्य संख्या, क्या होती है आपकी भाज्य संख्या होती है। कौन कौन सी, 6। देखो 6 विभाज्य संख्या मैंने आपको समझाया है, क्योंकि 6 क्या होता है, 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, और 6 से भी कटता है। आपने देखा 1 से तो कटा ही कटा, खुद से भी कटा, और अन्य 2 संख्याएं थी उनसे भी ये कट जाता है। यानी कि 2 प्लस फैक्टर इसके हो जाते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्या हो जाता है, ये आपके 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा फैक्टर है आपके यहाँ हो जाते हैं, इनके आपके गुणनखंड आपके यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है जी। ये अंतर आपका भाज्य अभाज्य में होता है। भाज्य में क्या होता है, भाज्य में जो होता है वो 2 से ज़्यादा गुणनखंड होता है, अभाज्य में सिर्फ 2 गुणनखंड आपके होते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो चुका होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन जो होता है आपका 2017 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 15 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो आप देखिएगा 15 के अभाज्य गुणनखंड हमें निकालने हैं। देखो हमें गुणनखंड निकालने हैं, हमारी 2 विधियाँ आपकी होती हैं, एक गुणनखंड विधि होती है, एक आपकी भाग विधि होती है। तो हमें कोई भी संख्या दे देगा और कह देगा इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, ये गुणनखंड कीजिएगा। तो आप कहेगा कि मैम हम अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से लेकर आए, तो आप कीजिएगा 60 में जो साइड में जो भाग विधि लगा दीजिएगा। आप देखिएगा 2 से तो कटेगा ही नहीं, ये 3 से कट जाएगा। तो 3 पंजे 15 आपका हो जाता है, और 5 कम 5 आपका हो जाता है। तो इसके गुणनखंड निकल के क्या आ जाते हैं, 3 और आपका 5 जो हो जाता है, इसके गुणनखंड निकल के आ जाते हैं। तो आप देखिएगा 3 और 5 जो होते हैं वे अभाज्य संख्याएं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कि 3 और 3 पंजे 15 होता है, यानी कि 3 और 5 जो होता है वह अभाज्य संख्या आपकी हो जाती है। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सभी जो है आंसर यहाँ पे मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन आपके बनते हैं कि इस संख्या से ले 2 संख्या आपको दे देगा, यानी कि इस संख्या से इस संख्या के बीच तक की जो है आपको भाज्य संख्या बतानी है। तो आप देखिएगा 2019 में प्रश्न पूछा गया था कि 30 से 40 तक के बीच की अभाज्य संख्या है बताइएगा। देखो 30 से लेकर आपसे कहाँ तक की पूछ रहा है, वो 40 के बीच तक की पूछ रहा है, और मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक की आपको बताई है। तो आप देखिएगा अभाज्य संख्या क्या होती है। देखो पहले देखिएगा अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिएगा अभाज्य संख्या जो होती है या तो 1 से कटेगी या खुद से कटेगी। ठीक है जी। तो पहली संख्या देख लीजिएगा। देखो 31 1 से कटता है, खुद से कटता है, लेकिन 39 1 से तो कटता ही कटता है, लेकिन ये 3 से भी कट जाता है, यानी कि तो ये गलत हमारा हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। आप सेकंड ऑप्शन देखिए, 31 1 से कटेगा, 31 से कटेगा।
37 1 से कटेगा और 37 से ही कट जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। लेकिन हम आगे भी चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा 33 जो होता है वो 3 से भी कट जाता है, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, और यहाँ पे 37 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो देखो 3 33 गलत हो जाता है, ये वाला तो हमारा सही नहीं होगा। यहाँ पे भी 33 दिया है तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा 31, यानी कि 30 से और 41 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है 31, और हमारा 37 जो आता है वह हमारी अभाज्य संख्या है, आपकी देखने को मिलेगी। और अभाज्य संख्या आपकी होती है, क्या होती है, अभाज्य संख्या ये आपकी होती है। ठीक है जी, उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलेंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपका एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। देखिएगा 12 होता है, देखो 12 के गुणनखंड कैसे निकाले। अब देखिए मैम 12 के गुणनखंड कैसे निकाले, तो 12 के गुणनखंड आप बीच यानी साइड में भाग विधि लगा दीजिएगा 12 में। तो 2 से हम अगर काटेंगे तो 6 बार हमारा कट जाता है, 2 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा। देखो 3 से अब हमारा अब काटेगा, हमारा कितनी बार कट जाता है, आपका 1 बार कट जाता है। और तो अब देखिएगा यहाँ पे 12 जो होता है 1 से तो खुद से तो कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से और 12 से भी कट जाता है। देखो ये तो हमारी लेसन निकालने की भाग विधि आपकी हो जाती है, ये वाली जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। लेकिन हमें यहाँ पे निकालने क्या आता है गुणनखंड, यानी कि समपवर्तक की बात चल रही है यहाँ पे कि समपवर्तक आपका क्या होता है। ठीक है जी, अभी यहाँ पे जानेंगे आपका समपवर्तक क्या होता है आपका। तो देखिएगा देखो 12 के गुणनखंड हमने निकाले, हमने कहा 1 से भी 12 कटता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से खुद से भी कटता है। अब हमने देखा 10 जो होता है 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 5 से भी और 10 से भी कटेगा। 15 से क्या कटेगा, 15 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है और आपका 10 से भी कटता है। देखो सम अपवर्तक का मतलब होता है वे गुणनखंड, यानी कि मैंने आपकी 3 संख्याएं यहाँ पे ली है। 3 संख्याएं कौन कौन सी ली है, 10 ली है, 12 ली है और आपकी 15 ली है। तो 10 आपका 12 10 15 में जो संख्या सेम होगी ना, यानी कि कॉमन होगी, और वे संख्या इन तीनों को काट रही है पूरी तरीके से, तो वह संख्या समावर्तक कहलाती है। जैसे कि आपने देखा इन सब में कॉमन आपको देखने को क्या मिल रहा होगा, 1 देखने को कॉमन मिल रहा होगा। तो 1 ही जो होता है वो इनका तीनों का समावर्तक कहलाएगा, यानी कि 1 जो होता है वह 12 को भी विभाजित करेगा, 10 को भी विभाजित करेगा और 15 को भी विभाजित करेगा। यानी कि 1 जो होता है वो तीनों संख्या को काट देता है, इसलिए वो समावर्तक होता है। तो समावर्तक पता है क्या होता है, समावर्तक भी होता है जो दी हुई संख्या होती है उन तीनों संख्याओं को काट दे वह संख्या, वही संख्या समावर्तक कहलाती है। तो इसलिए जो 1 जो होता है वो आपका समावर्तक यहाँ पे कहलाता है। समावर्तक यानी कि जो दी हुई संख्याओं को वह संख्या जो पूरी तरीके से काटते हुए समावर्तक आपकी होती है। अब आगे देखिएगा लघुत्तम समावर्तक ल से और मैं से आपका क्या होता है। देखो लघुत्तम का होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स आपका जो होते हैं, तो ये यो कहलाता है आपका ल से। अब ल से होता क्या है ये चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिएगा वह छोटी से छोटी संख्या, देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या आपकी कह रहा है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं को पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी कि वह संख्या निकालनी है जो दी हुई संख्या है ना उनसे पूरी पूरी तरीके से वह संख्या कट जाए, तो उसे ही हम क्या कहलाते हैं, आपका लघुत्तम समावर्तक कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कहा है, वह छोटी से छोटी, क्या है, छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरी तरह से क्या चला जाए, भाग चला जाए, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, तो वह हमारा क्या कहता है, लघुत्तम समावर्तक कहलाता है। जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका एलसीएम आपका कहते हैं, क्या बोलते हैं, एलसीएम कहते हैं, जिसको लासा कहते हैं, जिसको हम लैसे आपका कहते हैं। तो उम्मीद है लैसे क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। तो देखिएगा आपका 4 8 9 10 15 और 25 का सभी मुझे लैसे निकाल के बताइएगा सभी, और मैं आपको दोनों विधियों से यहाँ पे समझाऊंगी, गुणनखंड विधि से भी और आपकी भाग विधि से भी। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 4 दिया है आपका, 8 दिया है आपका और 9 दिया है। देखो यहाँ पे हम क्या रहा है कि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड निकालना है। तो आप क्या कि मैम अब हम कैसे जाने कि भैया 4 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे। तो इसका एक सिंपल सी चीज़ है कि आप साइड में जो है 4 की भाग विधि लगा दीजिएगा। तो आप देखेंगे 4 से 2 बार 2 से 4 2 बार कट जाएगा, 2 एकम आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 4 के गुणनखंड आपको मिल जाएंगे, 2 × 2 आपका हो जाएगा। आप देखेगा इसी प्रकार से 8 का निकालेगा। तो 8 को जब 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 2 से कट जाएगा 8, तो 2 दूनी 4 होता है, यानी कि 4 बार कट जाता है। फिर 4 2 से 2 बार कट जाएगा और 2 से 2 एक बार कट जाएगा। तो आप देखिएगा इसके गुणनखंड 2 × 2 × 2 यानी कि 3 आ जाएंगे। अब यहाँ पे 9 जो होता है 9 के निकालेंगे तो 9 3 2 से नहीं कटता, तो 3 से कट जाता है, 3 3 जा
9 होता है यानी कि 3 3 9 होता है, और 3 1 जा 3 होता है यानी कि, तो यहाँ पे गुणनखंड आ जाते हैं 3 और 3। देखो लय से निकालने की गुणनखंड विधि मैं आपको बता रही हूँ। कौन सी बता रही हूँ? आपकी गुणनखंड विधि आपकी ये होती है, ठीक है जी, गुणनखंड विधि ये आपको मैंने बताई है गुणनखंड विधि, ठीक है। मैं भाग विधि भी आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इनको पावर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 2 विधि बताएंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर आपका 3, और यहाँ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2। तो लय से जो हम निकालेंगे इनका, देखो लय से निकालेंगे कैसे, तो लय से में निकालने के लिए जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको ले लेते हैं यहाँ पे। तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 होता है, क्योंकि 2 की पावर 3 में ही आपको 2 की पावर 2 जा चुका है। अब तीसरा आ जाता है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 इन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है, और 3 या 9 होता है। तो इसका जो एलसीएम आता है 8 9 72 आ जाएगा, ठीक है जी। इसकी दूसरी विधि में बताती हूँ गुणनखंड विधि में। तो सबसे पहले एक तो ये आपका ये हो जाएगा कि आप उनको पावर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, और हाईएस्ट पावर की मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा, और हाईएस्ट पावर से जो अलग अभाज्य संख्याएं बनती है उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। दूसरा मेथड आपका होता है सेकंड, ये आपका फर्स्ट मेथड था, ठीक है जी, फर्स्ट मेथड था ये आपका। दूसरे मेथड में लय से कैसे निकालते हैं, देखो दूसरा मेथड आपका क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, आप इस पूरी संख्या को ले लीजिएगा। देखो 2 × 2 यहाँ पे ले लिया हमने। अब आपने तीसरी लाइन जो दूसरे के जो गुणनखंड उठाओगे, तो आपने देखा 2 तो ऑलरेडी पहले जा चुका है, 2 तो जा चुका है, बचा कितना है, 1 2 बचा है, तो 1 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो हम तीसरे के गुणनखंड उठाते हैं, तो हमने देखा कि भैया 2 2 तो जा सकता है, लेकिन 3 3 नहीं गया है, तो हम तीनों को भी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनकी 3 × 3। अब इनके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है, 3 3 9 हो जाता है, इनके 8 9 72, ठीक है जी। दोनों विधि से क्या कर सकते हो, अपना आंसर आप निकाल सकते हो। ये गुणन विधि थी, इसको इस तरीके से भी आप कन्वर्ट करके लय से निकाल सकते हो, और इस तरीके से भी आप लय से निकाल सकते हो। अब मैं आपको इसी में बता देती हूँ आपकी भाग विधि, ठीक है जी। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। देखो भाग विधि में क्या होता है, में सभी को भाग दी जाती है एक तरीके से। क्या करते हैं, हम तीनों को रखते हैं, तीनों को क्या रखते देते हैं, जैसे कि 4 8 और आपका 9 हो जाता है। अब देखिएगा 2 से कटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से आपका क्या कट जाता है, आपका 4 भी कट जाता है, 2 बार कट जाएगा। 8 4 बार कट जाता है, लेकिन 9 नहीं कटता है, तो 9 को एज इट इज़ रख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9 को एज इट इज़ रखेंगे। आप देखिएगा ऐसे 1 तो ऐसे आ जाएगा, 2 एकम 2 और 9 आपका ऐसे आ जाएगा। अब 3 से काटेंगे, ये तो 1 हमारा है, 3 3 9, और 3 से कट जाएगा, कितने आ जाएगा, 3 3 एकम 3। तो हमारे गुणनखंड निकल के क्या आ जाता है, तो हमारे गुणनखंड निकल के आ जाते हैं ये, यानी कि 2 मल्टीप्लाई इंटू 3 × 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई 9, यानी कि आपका 72। यही आपका आंसर आ रहा है। देखो तीनों मेथड से आपका यही आंसर आ रहा है। तो आपने देखा पहले गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, आपकी भाग विधि से कैसे निकालते हैं। देखो मोस्टली क्या करते हैं हम, पहले हम भाग विधि से ही निकालते हैं, मोस्टली यानी कि ज़्यादातर क्या करते हैं, भाग विधि से ही निकालते हैं। देखो मैंने दोनों बता दिया है, गुणनखंड और आपकी भाग विधि। देखो गुणनखंड विधि जो होते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए पड़ जाती है कि उनके हमें अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं, और डायरेक्टली हमें पता नहीं चलता कि कौन कौन से गुणनखंड निकल के आएंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया, तो साइड में इस प्रकार से अलग अलग भाग करके देख लीजिएगा आप, तो आपको बहुत आसानी से आपके जो गुणनखंड जो है वो आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है दोनों आपको समझ में आया होगा। हमारा अभी फर्स्ट सेकंड रह रहा है, मैंने फर्स्ट आपको समझाया है दोनों विधि से, यानी कि गुणनखंड से भी और आपकी भाग विधि से। अब मैं आपको सभी मुझे 10 जो सेकंड आपका क्वेश्चन है उसका आंसर सभी मुझे बताइएगा, ठीक है जी। तो सभी जो है इसका आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इतने आप जल्दी से जल्दी सोल्व कीजिएगा, फिर मैं आपको सोल्व इसको कराती हूँ। और जितने मेरे दोस्त हैं, जितने भी वीडियो जो है सेशन को देख रहे हैं, तो सभी जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे, और सभी को चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक जो है यहाँ पे पहुँच जाए। जैसे ही आपकी वीडियो जो है आपकी कराई जाती है, लाइव आती है, तो आप तक नोटिफिकेशन वो आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, जिससे सभी पीडीएफ जो है आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाए। अब आप देखिएगा मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन बताया, तो सेकंड क्वेश्चन को पहले गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं, आपकी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से यहाँ पे करते हैं इसको। पहले देखिएगा 10
15, 25। देखो जो छोटी संख्याएं होती हैं उनमें तो हमें गुणनखंड जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, 5 तिया 15 होता है, 5 पंजे 25 होता है। लेकिन जो जिन मेरे दोस्तों से नहीं हो पाता तो आप क्या कीजिएगा, साइड में इस तरीके से मैंने आपको बताया था भाग दे दीजिएगा। 2 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, और 5 पंजा 5, यानी कि आसानी से गुणनखंड निकल के आ गए। 2 इंटू हमारे 5 निकल के आ गया। ऐसे ही 15 का निकाल लीजिएगा। देखो होता है आपका 3 पंजे 15 और 5 कम 5 आपका हो जाएगा। इसका गुणनखंड निकल के आएगा 3 और आपका 5 आ जाता है। आपका 25 का निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 का 5, तो 5 इंटू 5 आपका आ जाएगा। अब इसका लैसे हमें निकालना है, तो लैसे कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था पहली संख्या को एज इट इज़ रख लीजिए 2 इंटू 5। दूसरी में देखिएगा आपने 5 ऑलरेडी आपका आ चुका है, तो 5 तो हम लेंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे, 5 तो हम लेंगे नहीं, हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब आपने देखा 2 भी आपके पास है, 5 भी आपके पास है, 3 भी आपके पास है, लेकिन 2 5 आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 1 5 आया है, तो एक तो लेंगे नहीं, क्या कर लेंगे हम, एक आपका यहाँ पे ले लेंगे। तो 5 दूनी 10 आपका हो जाएगा और 3 पंजे 15 आपका होता है। तो मल्टीप्लाई जब आपको करोगे 10 में 15 की, तो हमारा 150 जो है यहाँ पे आपका आंसर बन के आ जाएगा। तो 150 जो होता है इसका एलसीएम हो जाएगा। ये तो हमारी गुणनखंड विधि थी। अब हम बात कर लेते हैं आपकी भाग विधि पे। तो अब भाग विधि यहाँ पे देखेंगे। देखो भाग विधि में क्या करते हैं, हम सारे तीनों संख्याओं को एक साथ रख लेंगे। क्या कर लेंगे, 10, 15 और 25। अब इन तीनों को एक साथ भाग देंगे। अब देखिएगा 2 से काटेगा, पहले 2 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से 15 तो नहीं कटेगा, ना ही हमारा 25 कटता है। लेकिन अब यहाँ पे 3 से लीजिएगा, क्योंकि 3 से 15 हमारा कट जाता है। 5 नहीं कटेगा, तो 5 को एज इट इज़ हम रख लेते हैं। 5 या 15 आपका हो जाता है, यानी कि 5 बार कट जाता है। 25 5 से नहीं कटता है, तो 25 को हम एज इट इज़ रख लेते हैं, यानी कि ऐसे का ऐसे रख लेते हैं। अब देख लीजिएगा 5 से, तो 5 कम 5 हमारा आ जाता है, 5 कम 5 हमारा आ जाता है, 5 पंजे 25 होता है। नेक्स्ट 5 से ही कटेगा, एज इट इज़ 1 1, 5 कम 5। तो अब इसका जो लैसे आता है, लैसे का मतलब होता है इन सभी संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जो आपके गुणनखंड आए हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। आप देखिएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पे आपका पहले 2 इंटू 3 को तो एज एज रख लीजिएगा, 2 इंटू 3, 5 पंजे 25 हो जाएगा, और 25 दूनी 50 होता है, 50 इंटू 3 कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 150 यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। कितना बन जाएगा हमारा, 150 यहाँ पे आंसर बन जाएगा। तो एलसीएम जो होता है आपका यहाँ पे 150 आ जाएगा, गुणनखंड विधि से भी और आपकी भाग विधि से। ये कौन सी विधि थी, आपकी भाग विधि थी। तो देखो दोनों विधियों से मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद है मुझे आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ये क्लियर भी हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि देखो लघुत्तम समवर्तीय ज्ञात करने की विधियाँ, तो 2 ही विधियाँ होती है, गुणनखंड विधि एक भाग विधि है, जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझाई है। लेकिन एग्जाम में आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम निकालते हैं, या फिर भाग विधि से कैसे एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप देखिएगा जो गुणनखंड विधि आपकी होती है, तो इसमें क्या होता है, द्विघात संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके, जैसा कि हमने अभी पीछे किया, अभाज्य गुणनखंड किया, फिर उन गुणनखंडों को आपस में गुना भी किया, गुना कर देते हैं, और इन सभी संख्याओं के गुणनखंड में सभी अभाज्य संख्याओं के अधिकतम घात की संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। देखो मैंने दोनों तरीके से बताया। अधिकतम घात देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो किस प्रकार से बताया था, अधिकतम घात के माध्यम से आपको बताया था। पहले हमने अधिकतम घात निकाली, फिर जो बची हुई अभाज्य संख्या होती है उनमें आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकल जाता है, और गुना करके लघुत्तम समवर्तक प्राप्त हो जाता है। देखो सिंपल भाषा में आपको इसमें कहा जाए कि एलसीएम जो होता है वो हमें दी हुई जो संख्या होती है, जो संख्या हमें दी होती है, उन संख्याओं में पहले उनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनमें जो सबसे हाईएस्ट पावर आपकी होती है अभाज्य की, उसको रख लेते हैं, और बची हुई जो अभाज्य संख्या होती है हाईएस्ट पावर वाली, और अन्य जो बची होती है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि गुना कर देते हैं, और उसके बाद हमें एलसीएम जो होता है हमारा प्राप्त हो जाता है। तो ये जो थी आपकी गुणनखंड विधि आपकी थी, जो मैंने आपको एक परिभाषा के माध्यम से भी आपको समझाई है, क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में आपसे। तो अब नेक्स्ट देखो 3 अंकों तक की भाज्य संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कैसे निकालते हैं, इसी प्रकार से निकालते हैं। जैसे दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके उन संख्याओं को अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं,
और बाद में अधिकतम घात वाले गुणनखंडों को आपस में गुना कर देते हैं और हमारा लैसे ज्ञात हो जाता है। बिल्कुल सेम हमारी सेकंड वाली जो पहले हमने प्रीवियस परिभाषा समझी है वही है। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं, देखिएगा देखो अब हमें 8, 16, 40 का गुणनखंड विधि से लैसे ज्ञात कीजिएगा। अब बात करते हैं, देखो 8, 16 और 40 का हमें क्या निकालना होता है, आपका अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं। तो देखो आपका 40 आ जाता है, तो आप एकदम से सोचोगे कि मैं 40 का अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे, तो डायरेक्टली अगर आपके दिमाग में क्लिक चीज़ें नहीं कर रही है तो मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है, आप साइड में भाग विधि लगा लीजिएगा। पहले 8 से करके देखिएगा। 8 को क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं तो 2 दूनी 4 बार कट जाता है, फिर 2 से करते हैं तो 2 बार कट जाता है, और 2 1 जा 2 यानी कि 2 एकम 2 हमारा हो जाता है। तो यानी कि इन तीनों की मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कि तीनों हमारे क्या हो जाएगा, गुणनखंड निकाल के आ जाते हैं। तो 2 × 2 × 2 हमारा हो जाता है। ठीक है जी, ऐसे ही 16 का साइड में कर लीजिएगा। तो 2 से कट जाता है क्या बार, 8 बार कट जाता है। 2 से कट जाता है आपका 4 बार, 2 से कट जाता है 2 बार, और 2 से कट जाता है हमारा 1 बार, यानी कि 1 2 3 4। यानी कि कहने का मतलब यहाँ है कि 2 × 2, 2 की गुना कितनी बार हो रही है, हमारी 4 बार आपकी हो रही है। ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं, आपका 40 का निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आपका 40 का यहाँ पे निकाल लेते हैं। 40 का भी ऐसे ही आपको साइड में कर लेना है। तो 40 को साइड में कैसे करेंगे, 2 से कटेंगे, कितनी बार आपका 20 बार कट जाता है। 2 से कितनी बार कटेगा, 10 बार कट जाता है, क्योंकि 2 एकम 2 होता है। 2 से ही कटेगा 5 बार, और 5 एकम 5 हो जाता है। तो आप देखिएगा 2 × यहाँ पे 2 × यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है 2 की, और मल्टीप्लाई 5 हो रही है। देखो पिछली जो आपकी परिभाषा थी उसके माध्यम से अगर मैं आपको यहाँ पे लैसे निकाल के आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे हम लैसे निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आपका लैसे निकालते हैं। ये हमारी गुणनखंड विधि होती है। तो गुणनखंड विधि में क्या हुआ था कि पहले हमको क्या करें, घात में बदल लेते हैं, यानी कि पावर में बदल लेते हैं। तो पावर में ऊपर देखिएगा 2 की पावर कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, 2 की पावर 4 हो जाती है, और 2 की पावर 3 × 5 हो जाती है। अब मेरे जिन भी दोस्तों को नहीं पता है कि 2 की पावर मैंने 3 यहाँ पे क्यों लिखी है, 2 की पावर 4 क्यों लिखी हो, तो आपको मैं एक बार समझा देती हूँ साइड में। देखो 2 की पावर जो होती है 4 का मतलब ये होता है, ये हमारा क्या होता है, संख्या होती है। पावर का मतलब जो होता है कि यानी कि जो दी हुई संख्या, जो हमारा आधार होता है, ये हमारा बेस होता है, यानी कि जो संख्या ये हमारा आधार होती है। पावर का 4 का मतलब होता है कि इसी संख्या को इतनी बार मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, जितनी बार, क्या करती है, जितनी बार गुना करनी हो, गुना, जितनी बार गुना करते हैं, गुना करते हैं। देखो बेस हमारा क्या है, 2 है, तो 2 की पावर 4 का मतलब है 2 की गुना कितनी बार कर दे, हम 4 बार कर दे। कितनी गुना कर दे, 4 बार कर दे। तो 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे लिखती 2 की पावर 5, तो कहने का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार करनी है, हमें 5 बार करनी है, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2। आप देखिएगा 1 2 3 4 5, यानी कि पावर का मतलब ये होता है कि उसी संख्या के, जिस भी संख्या के ऊपर पावर होती है, घात होती है, यानी कि मैंने लिखा a की पावर m, ठीक है, या a की पावर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, आप देखिएगा मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका a की पावर 2। देखो किसकी पावर में है, a की पावर, a की घात 2 है, यानी कि एक, इसका मतलब हो जाता है कि a की 2 बार मल्टीप्लाई करना। क्या करना है, a की 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो उम्मीद है पावर का मतलब आपको समझ में आया होगा, किसी संख्या की पावर का मतलब आपका क्या होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिएगा परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। परिभाषा में आपको बताया था कि हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 को रख देते हैं, क्योंकि 2 की पावर 4 में 2 की पावर 3 हमारी आ जाती है, हमारा बचता क्या है 5, तो मल्टीप्लाई 5 कर देते हैं। अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16, 16 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 16 पंजे आपका 80 हो जाता है। देखो ये पहला मेथड था जो कि आपको मैंने परिभाषा के माध्यम से समझाया। दूसरे मेथड से मैंने आपको देखो अभी समझाया था किस प्रकार से करते हैं। तो पहले को जब हम पावर में नहीं करते, जब हम उसको पावर में नहीं लेते हैं, क्या नहीं करते हैं, जब हम उसको पावर में नहीं रखते हैं, बिना पावर के कैसे सोल्व करेंगे, तो बिना पावर के देखिएगा पहले को एज इट इज़ रख लीजिएगा। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है आपकी, 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है। देखो दूसरे का गुणनखंड देखोगे तो आपने देखा 1 2 3 4, कितनी है आपकी 4 बार मल्टीप्लाई हो रही होगी। और लेखा आपने देखा हमने तो 3 तो ले लिया, 3 बार तो 2 ले लिया, लेकिन 3 बार 2 हमने क्या यहाँ ले चुके हैं, तो बचा कितना है हमारा
2 बचा है, इस 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो अब बात कर लेते हैं तीसरे गुणनखंड में। हमने देखा हमने 3 2 जो है ऑलरेडी ले चुके हैं। कौन कौन सा? 1 2 3, यानी कि 2 जो है 3 बार इसमें आ चुका है, लेकिन बचा क्या है हमारा? 5 बचा है। तो हम क्या कर देते हैं? 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं। तो इसी का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 मल्टीप्लाई 16 पंजे आपका क्या हो जाता है? 80। तो ये हमारा जो है गुणनखंड विधि से आपका लैसे यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, आपका निकल आता है। देखो दोनों मेथड मैंने बताया, फर्स्ट मेथड से गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, सेकंड मेथड से भी मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे यहाँ पे निकालते हैं। बिना घात के हम इस प्रकार से निकालेंगे, अगर घात पावर ले लेते हैं तो हम इस प्रकार से आपका निकालेंगे। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आप सभी मुझे एक बार करके बताइएगा, फिर इसको मैं आपको सोल्व करा देती हूँ। ठीक है, तो सभी मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या आपका आने वाला है। तो देखिएगा हमें अब इसको निकालना है। देखो हमें एक तो 12 का निकालना है, एक हमें 9 का निकालना है, एक हमें 25 यानी कि 25 का हमें निकालना है। देखो जिनको गुणनखंड एकदम से नहीं होते हैं, उनके दिमाग में एकदम से वो चीज़ें नहीं आती है, तो मैंने आपको सिंपल से बताया है कि 12 को इस प्रकार से भाग कर लीजिएगा। 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार 6, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3, हमारे 12 का गुणनखंड निकल के आ जाते हैं। अब हमें निकालने किसके हैं? 9 के गुणनखंड निकालने हैं। सभी को पता है 9 का क्या हो जाता है? 3 × 9 होता है, यानी कि 3 बार कट जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा, यानी कि 3 × 3 आपका हो जाएगा। ऐसे ही हम 25 का निकालते हैं तो 5 पंजे 25 होता है। 25 कैसे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 पंजे 25 और 5 1 जा 5 आपका हो जाता है। तो इसके 5 के कितना आ जाएगा? 5 × 5 आपका यहाँ पे आ जाता है। देखो लैसे यहाँ पे निकालेंगे, लैसे निकालेंगे, तो लैसे निकालने के लिए पहले को ऐसे रख लीजिएगा, 2 × 2 × 3 हमने रख लिया। हम दूसरे को देखेंगे, हमने देखा 3 × 3, हमने देखा कि एक 3 हम इसमें से ले चुके हैं, लेकिन बचा कितना है? सिर्फ एक बचा है, तो हम उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड जो थर्ड वाला हमारा गुणनखंड है, हमने देखा 5 × 5 है, लेकिन हमने नीचे देखा लैसे में हमने तो 5 अभी लिया नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं? 5 × आपका 5 यहाँ पे ले लेते हैं। अब क्या करते हैं? देखो 2 दूनी हमारा 4 हो जाता है, 3 3 हमारा 9 हो जाता है, 5 पंजे 25 हो जाता है 25। देखो 25 चौका 100 हो जाता है, 25 चौका 100 हो जाता है, मल्टीप्लाई 9, तो इजिकल टू कितना हो जाएगा? हमारा 900 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तो मैंने बताया बिना पावर वाला। पावर वाला भी आप कर सकते हो। पावर वाले के माध्यम से कैसे करेगा? देखो 2 की पावर 2 पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3, नीचे 3 की पावर 2 बनेगा, नीचे 5 की पावर 2 बनेगा। तो इससे कैसे एलसीएम निकालेंगे? इसमें हम कैसे निकालेंगे ये देखिएगा। देखो मैंने बताया था हाईएस्ट पावर लीजिएगा, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? स्क्वायर आ रही है, यानी कि 3 का स्क्वायर। फिर 2 में हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। बचा क्या? देखो 3 की पावर 3 जा चुका है, ये वाला 3 इसमें जा चुका है क्योंकि पावर हाईएस्ट ज़्यादा थी। ठीक है, अब बचा 5 की पावर 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की पावर 2 से। तो यहाँ पे देखेंगे 3 3 9, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 5 पंजे 25, तो आप देखेंगे 9 मल्टीप्लाई 25 चौका 100 होता है, और मल्टीप्लाई 900 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। आप जो सी विधि आपको आसान लगती है, जो सा मेथड आपको आसान लगता है, आप उससे यहाँ पे जा सकते हो। तो देखो दोनों विधि से आपका जो आंसर है यहाँ पे 900 आपका आ चुका है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जिन भी दोस्तों को ये चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है एग्जाम में, और जितने भी क्लासेज मैं आपको SCF SCF की यहाँ पे कराने वाली हूँ और जो चल रही है, आप एक बार बस उसको ले लेना। एक भी सिंगल भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे नहीं बने या आपसे नहीं हो पाएगा। देखो अगर आउटलॉफ यानी कि आपके सिलेबस से बाहर से भी अगर क्वेश्चन बनता है तो 1 2 क्वेश्चन मैं आपका करा दूंगी जो आपके SCF से बन के आते हैं। ठीक है, जो आपके सिलेबस में भी नहीं है उस वे वाले क्वेश्चन भी मैं करा दूंगी, जिससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बन जाए। ठीक है जी, और जिन भी दोस्तों को यहाँ पे सेशन बहुत अच्छा लग रहा है तो सभी को लाइक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है चैनल को, क्योंकि सभी क्लासेज जो है यहाँ पे जल्द ही आपकी कंटिन्यू कर दी जाएगी। हिंदी की क्लास भी जल्दी मैं आपको कराने वाली हूँ। सर आपकी सीट जो है आपका प्रारंभिक शिक्षा वाली क्लास आपकी कंटिन्यू चली रही है आपकी। तो अब चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में आप सभी के सामने पूछा गया था। ठीक है जी, इसमें पूछा गया है 9 12 और 18 का लैसे ज्ञात कीजिएगा। तो 9 12 18 का कैसे लैसे निकालना है? हमें गुणनखंड विधि से हमें निकालना है। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे? 9 का
12 को और आपका 18 का। तो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखो 9, 12 और 18 जो होता है आप कीजिएगा 9 का ऐसे निकाल लेते हैं, 3 3 हो जाता है, 3 1 जा 3, यानी कि 3 × 3 आपका हो जाएगा। 12 का कैसे निकालेगा, क्योंकि 12 को जब 2 से भाग करते हैं तो 6 बार कटता है, 2 से 6 3 बार कट जाता है, 3 1 जा 3 आपका हो जाता है। तो इसके गुणनखंड कितने आ जाते हैं, 2 × आपका 3 आपका आ जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आता है 18। तो 18 को देख लीजिएगा, देखो 2 से 18 कटता है 9 बार, लेकिन 9 जो है 2 से नहीं कटेगा, वो 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 एकम 3। तो देखो यार इसके गुणनखंड निकल के क्या आता है, 2 × 3 × 3 आपको गुणनखंड निकल के आते हैं। अब लैसे इसका निकालेंगे, लैसे निकालेगा तो लैसे में क्या होता है, पहले सेम रख लेते हैं पहले वाला गुणनखंड 3 × 3। सेकंड को देखते हैं, सेकंड में हमने देखा भैया हमने 3 ले चुके हैं तो 3 हम नहीं लेंगे, बचे हुए लेंगे, यानी कि 2 × 2 लेंगे हम। फिर नेक्स्ट वाले में देखते हैं भैया हमने 2 ले लिया है तो 2 हम नहीं लेंगे, 3 दोनों बार आ चुका है तो ये वाला गुणनखंड हम नहीं लेंगे, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9, 2 दूनी 4, तो 9 चौक 36 आपका इसका यहाँ पे एलसीएम आपका आ जाएगा। दूसरी विधि मैंने आपको बताई थी कि आप पावर के माध्यम से कर सकते हो, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे कीजिएगा, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 2 बार आपकी हो रही है, 2 की मल्टीप्लाई 2 यानी कि पावर में 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर 2 × पावर में 3 की पावर 2 आ जाएगा। तो इससे लैसे की कैसे निकालते हैं, इससे लैसे जो हम निकालते हैं हाई एक्स पावर ले लीजिएगा, तो 3 की हाई एक्स पावर क्या है, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 में ले लिया हमने, मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, अब देखो 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 की पावर 2 में ऑलरेडी 3 जा चुका है और 3 की पावर 2 हमने ले लिया है। अब बचा क्या, 2 की पावर 2, तो 2 की मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 2 की पावर 2 कर देंगे, क्योंकि 2 हम नहीं लेंगे क्योंकि 2 की पावर 2 में 2 आपका जा चुका है। तो 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 चौक आपका 36 जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो 36 जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दोनों विधि से मैंने आपको बता दिया है, दोनों विधि से आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है 36। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी को जो है आंसर यहाँ पे बता देना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका सभी का आप सभी को जो है होमवर्क दिया जाता है, सभी का जो है ये आपका होमवर्क है। ठीक है जी, सभी का आपका ये होमवर्क है और इसका जो है आपका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी जो है कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इतने हम देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56, 70, 84 का लैसे ज्ञात कीजिएगा और 2011 में प्रश्न आपका पूछा गया था। तो गुणनखंड विधि से ही करना है। तो देखो 56 का निकालते हैं और 70 का निकालते हैं और आपका 84 का निकालते हैं। तो आप देखिएगा 56 को ऐसे ही भाग विधि से इधर निकाल लीजिएगा। 2 से कितनी बार करेगा, 2 दूनी 4 बार चलेगा और 8 28 बार, यानी कट जाता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 आपका हो जाता है, 2 सत्ते 14 हो जाता है और 7 1 जा 7 की 7 एकम 7 हो जाता है। तो 56 के गुणनखंड 2 × 2 × 2 × आपका 7 यहाँ पे हो जाएगा। 70 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 2 से कटेंगे पहले, 2 से 2 तिया 6 होता है और 5 दूनी 10 होता है। ठीक है जी, अब यह कैसे कट जाएगा, 5 से 5 सत्ते 35 कट जाएगा और 7 एकम 7 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसके गुणनखंड आ जाते हैं 2 × 5 × आपका 7। ठीक है जी, अब 84 का गुणनखंड निकालेगा। देखो 84 को 2 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 आपका हो जाता है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो जाता है। अभी 3 से कटा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 7 एकम 7 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 2 दूनी 2 × 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3 × 7 आपका हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमने गुणनखंड तो हमने इस तरीके से भाग विधि से आपके निकाल लिए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम किस चीज़ की, आपकी लैसे की। तो लैसे यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, तो लैसे आप देख लीजिएगा। देखो लैसे कैसे करते हैं, मैंने आपको कहा था पहले को एज इट इज़ रख लीजिएगा, 2 × 2 × 2 × 7। ठीक है जी, अब नेक्स्ट में देखिएगा, हमने देखा 2 जो है हम ले चुके हैं तो 2 हम नहीं लेंगे, हमने 7 ले चुके हैं, 7 नहीं लेंगे, बचा क्या आपका 5, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, देखो 2 हम नहीं लेंगे, 2 हम ले चुके हैं, फिर 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 आ चुका है, 3 हम लेंगे क्योंकि 3 इसमें आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा। अब आप देखिएगा जो ये है 7 हम नहीं लेंगे क्योंकि 7 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 7 × 5 × 3। अब 8 पंजे 40 होता है, 8 पंजे कितना होता है 40 होता है, मल्टीप्लाई 7 आपका 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। जब 40 के 21 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के 0, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8,
तो 840 जो है आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। कितना हो जाएगा? 840 आप सभी का यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है मुझे बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीज़ें क्लियर यहाँ पे हुई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाग विधि आती है। भाग विधि जो है वो हम कल समझेंगे, लेकिन कुछ दो या क्वेश्चन है जिसको हमें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझना है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है। ये आप इसको समझेगा, इसका हमें लेसन निकाल कर दिए। देखो हमें संख्याओं के माध्यम से भी पूछ सकता है, आप समझिएगा यहाँ पे। देखो वो हमसे क्या करता है, संख्याओं के माध्यम से भी पूछ सकता है। क्या करेगा? संख्याओं के माध्यम से, और इस प्रकार से दे के भी पूछ सकता है। मैंने लेकिन लेसन याद कीजिएगा। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, हमें किस संख्या को लेसन निकालना है? ए बी का। तो इसका मतलब क्या होता है? ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी आपका हो जाता है। ठीक है जी, गुणनखंड इस प्रकार से तो निकलते हैं। ए स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए की 2 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है जी, बी की 2 बार मल्टीप्लाई करना और सी की 2 बार मल्टीप्लाई करना। अब तीसरी संख्या दी थी बी की क्यूब, ए की क्यूब, बी की क्यूब और सी की क्यूब। तो आप देखिएगा यानी कि ए की 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर बी की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है हमें, फिर हमें सी की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है जी, अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे अब देखिएगा। देखो एलसीएम मैंने आप सभी को बताया, तो सबसे पहले हम पहली संख्या रख लेते हैं, पहला गुणनखंड, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। अब हमने सेकंड में देखा कि भैया एक बार ए आ चुका है, लेकिन एक बार ए रहना बाकी है, तो ए लिख दिया। ठीक है जी, हमने देखा बी ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन एक बार बी हमें लेना है तो मल्टीप्लाई बी कर दिया। हमने देखा सी एक बार हम ले चुके हैं, तो हमें एक बार सी आपको लेना होगा। अब हम तीसरे में चेक करेंगे। हमने देखा एक ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, लेकिन यहाँ तो 3 ए है, तो यानी कि 2 तो हम नहीं लेंगे, एक तीसरा जरूर ले लेंगे, तो मल्टीप्लाई ए आपका हो जाएगा। हमने देखा यहाँ पे बी कितने हैं? 3 है, लेकिन एक और एक 2 ही बी हमने लिया है, यानी कि एक बी हमें जरूर लेना पड़ेगा, तो बी ले लिया। हमने यहाँ पे देखा हमारी कितनी संख्या है? सी की 3 संख्या है, लेकिन हमने एक और एक 2 ही संख्या यहाँ पे ली है, यानी कि हमें 3 संख्या एक और हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो अब देखिएगा ए कितने बार है? एक साथ लिख लीजिएगा, ए मल्टीप्लाई ए, फिर बी एक ये रहा, बी एक ये रहा, और आपका बी एक ये रहा, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई, यानी कि बी इंटू बी इंटू बी। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? सी भी हमारा कितनी बार है? आपका 3 बार है। एक सी ये रहा, एक सी ये रहा, एक सी आपका ये रहा। तो आप देखिएगा ए की कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है? 3 बार, यानी कि ए की पावर 3। बी की कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है? बी की पावर 3। सी की कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है? 3, तो सी की पावर 3। यही आपका आंसर आ जाता है। यानी कि इससे निष्कर्ष निकल के एक चीज़ आती है कि जब भी हमें इस प्रकार की संख्या दे दी जाए और उनमें जिस भी संख्या की पावर ज़्यादा है, वही संख्या उसका एलसीएम हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली भी बता सकते थे कि इसका जो एलसीएम होगा वो हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर नहीं, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आपका हो जाता है। जब भी इस प्रकार की संख्या आपको दे दे और किसी सेम संख्या दे दे, क्या क्या मैं देखो, आप बेस देखना देखो ए है ए है ए है, बी है बी है बी है, सी है सी है सी है, और उनकी ही पावर वो इंक्रीज करता जा रहा है। पहले उन्होंने ए बी सी लिया, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिया, फिर उसके बाद ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब लिया। अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊँ और मैं इसके आगे लिख दूँ ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4, अब आप बताइए इसका एलसीएम क्या हुआ? तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि भाई ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4 ही उसका एलसीएम होगा। तो यानी कि जिसकी पावर हाईएस्ट होगी, सेम आधार पर सेम जिसका बेस सेम है, उनकी पावर बढ़ती जा रही है, तो पावर जिसकी पावर सबसे अधिक होगी वही उसका आपका एलसीएम हो जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा मैंने सेम बात ली है, सेम ऐसे लिया। देखो b बराबर क्या है? देखो यहाँ पे b क्या कर रहा है? b कह रहा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई 5। क्यों यहाँ पे कह रहा है कि 2 की पावर 5 3 इंटू 7, और हमें p और q का क्या निकालना है? लेसन निकालना है। क्या निकालना है? आपका लेसन निकालना है। तो उसे निकालने क्या, मैंने कहा पावर जिसकी अधिक हो। आप देखिएगा 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो हमें तो पावर अधिक लेनी है, तो 2 की पावर 5 यहाँ पे लेंगे मल्टीप्लाई। आप देखा 3 की पावर 10 है और 3 की पावर 3 है, तो हम 3 की पावर 10 लेंगे, 3 की पावर 10। अब यहाँ पे देखिएगा 5 और 7 तो अलग है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 5 की, और मल्टीप्लाई 7 की कर देंगे। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बनाती हूँ। मैंने लिखा है p 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, आप यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 7 की पावर 2। ठीक है जी, और q मैंने यहाँ पे लिखा है q इज इक्वल टू आपका हो जाता है 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 7 की पावर आपकी
4 और मल्टीप्लाई आपका 11। तो इसका P और Q का लेस आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। मुझे इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए, ठीक है, सभी को आंसर इसका मुझे चाहिए। P का और Q का आपका एलसीएम अब क्या यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो 6 की पावर 12, 8 की पावर 4 और 36 की पावर 6 का लेस है, हमें ज्ञात कीजिएगा। तो देखो 6 की पावर 12, 8 की पावर 4 और 36 की पावर 6, इनका आपको एलसीएम मुझे बताना है। देखिएगा सबसे पहले मुझे आपको क्या करना है, आपको गुणनखंड करने हैं। अब 6 के गुणनखंड लास्ट यहाँ पे कर लीजिएगा। 6 के गुणनखंड यहाँ 2 से कटेगा 3 बार और 3 की पावर 3। तो देखो पावर ऐसी रहनी है, गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 × 3 की पावर 12, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर 12। देखो आप सभी को पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। जब m और n की आपस में मल्टीप्लाई होती है और उनकी पावर कुछ भी होती है, यानी कि इसकी पावर q है, तो इनका जब हम इसको सोल्व करते हैं ना तो अलग अलग लेते हैं, तो m की पावर q चला जाता है और मल्टीप्लाई n की पावर q चला जाता है। जिस प्रकार मैंने यहाँ पे लिया 2 की पावर 3 की पावर क्या हो जाता है 12 थी टोटल। इसको जब मैं अलग अलग करूँगी तो 2 की पावर 12 हो जाएगी और मल्टीप्लाई 3 की पावर 12 हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखिएगा आगे, अब हमें गुणनखंड किसके करने हैं 8 के करने हैं। तो 8 कैसे 2 की पावर 4 बार कटेगा, 2 से 2 बार कटेगा, 2 एकम 2 यानी कि 2 की पावर कितनी आ जाएगी। अब देखिए 2 यानी कि इसका मतलब हो जाएगा 2 × 2 गुणनखंड क्या बन के आया हमारे 2 × 2 और मल्टी की पावर 4 क्या है 4 है। तो क्या मैं 2 की पावर यानी कि 2 × 2 क्या देखो आपने देखा 2 को क्या बार गुना कर रहे हैं 3 बार गुना कर रहे हैं। कितनी बार गुना कर रहे हैं 3 बार। क्या मैं 2 की पावर 3 नहीं लिख सकती, जो मैंने आपको अभी पीछे समझाया था कि जितनी भी संख्या की जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उतनी बार उसकी पावर चढ़ा देते हैं, यानी कि उसकी घात लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 3 की पावर 4। अब एक आपका इस प्रकार से ही आपका फॉर्मूला आपका एक चीज़ होती है, क्या होता है अगर a की पावर n और ब्रैकेट से बाहर n होता है तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुना हो जाना। इस ब्रैकेट को हटाने के बाद क्या हो जाता है a की पावर n मल्टीप्लाई n हो जाता है। कहने का मतलब ये है जो पावर होती है ऊपर में उनकी आपस में गुना हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप देखिएगा जैसे कि 2 की पावर 3 की पावर 4 है तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 × 4 आपका हो जाएगा। तो 2 की पावर 12 यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो इसी प्रकार मैं इसको क्या लिख दूंगी 2 की पावर 12 मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, ठीक है जी। उम्मीद है समझ में आप सभी को यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 36 की। तो देखिएगा 36 को के गुणनखंड अब किस प्रकार से करेंगे। तो 36 के गुणनखंड जो हम करने वाले हैं, अब देखिएगा 36 जो है 2 से क्या बार कटेगा 2 एकम 2 18 बार कट जाएगा। 2 से कितनी बार कटेगा 18 9 बार कट जाता है। 3 ही बन जाए 3 और 3 एकम 3 आपका हो जाता है। तो गुणनखंड बन के निकाल के हमारे यहाँ पर आए 2 × 2 × 3 × 3 की पावर कितना आ जाएगा हमारा 6 है। कितना है 6 है। अब देखो मैंने आपको बताया था जब 2 की पावर 2 बार यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 2 बार हो रही है तो उसकी पावर क्या लिख देंगे 2 की पावर 2 लिख देंगे। जब 3 की गुना 3 बार हो रही है तो उसको लिख देंगे 3 की पावर 2, यानी कि बेस तो सेम रहेगा। तो इसलिए मैंने 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 की पावर 2 लिख दिया है यहाँ पे। 3 की मल्टीप्लाई 2 बार हो रही है 3 की पावर 2 लिख दिया और उसकी पावर क्या चढ़ रही है हमारी 6 चढ़ रही है। अब जब हम इनको अलग अलग लिखेंगे क्या करेंगे, जब इनको हम याद रखिएगा जब इनको हम अलग अलग अब क्या लिखने वाले हैं तो इनकी पावर की आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या हो जाएगा 2 कितनी है 6 यानी कि 2 × 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 2 × 6 हो जाएगा। तो यानी कि 2 की पावर 12 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 12। अब हमें एलसीएम निकालना है, अब हमें लैसे निकालना है। तो लैसे कैसे निकालेगा देखिएगा। अब देखो 2 की पावर 12 2 की पावर, अब देखिएगा 2 की पावर 12 2 की पावर 12 2 की पावर 12 सब में सेम है, पावर हाई एक्स्ट्रा तो क्या कर लेते हैं 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई। अब देखिएगा 3 की पावर 12 3 की पावर 12 तो क्या लिख लेंगे 3 की पावर 12। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। क्या हो जाएगा यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। उम्मीद है मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का। देखो जहाँ पे फैक्टोरियल बात की जाए, देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि देखो जो फैक्टोरियल में जब हमें लेसन निकालना होता है तो सबसे पहले समझिएगा कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल का मतलब होता है आपका, जैसे फैक्टोरियल 4 है तो फैक्टोरियल का मतलब होता है हम 4 रखिए फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई 1, यानी कि उस संख्या, जो संख्या का हम फैक्टोरियल करते हैं उस संख्या को पीछे तक यानी कि 1 तक मल्टीप्लाई करके ले जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 को एज इट इज रखो, इससे पीछे क्या होता है 4 आता है, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 2, तीन आ जाता है ना, 2 नहीं, पहले क्या आएगा आपका 3 आएगा, क्या आएगा मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1 आपका हो जाता है। ठीक है जी, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब ये होता है। तो पहले तो हम इनको फैक्टोरियल में लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं इनको हम आपका सबसे पहले फैक्टोरियल में लिखते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया है। तो फैक्टोरियल 4 को की गुणनखंड क्या होगा, तो फैक्टोरियल 4 के गुणनखंड हो जाएंगे 4 × 3 × 2 × 1 आपका हो जाएगा। ठीक है जी, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो जाता है, 5 को एज इट रख लो और पीछे तक चले जाओ, 4 × 3 × 2 × आपका 1 आपका हो जाता है। फैक्टोरियल 6 देख लीजिएगा, 6 ऐसे रखेंगे, पीछे तक जाएंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आपका हो जाता है। अब हमें लैसे निकालना है। देखो लैसे में मैंने आप सभी को क्या बताया था, पहले वाला गुणनखंड एज इट इज रख लीजिएगा। तो 4 × 3 × 2 × 1 हमने यहाँ पे रख लिया। अब मैंने कहा अब दूसरे में देखेंगे, हमने देखा हमने 4 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, 1 भी ले लिया, लेकिन हमने 5 नहीं लिया है। तो हमने क्या किया, 5 की मल्टीप्लाई कर दी। फिर हमने देखा कि भैया हमने 5 भी ले लिया है तीसरे से, 4 भी हमारे पास आ चुका है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन हमारे पास 6 नहीं है, तो हमने 6 की मल्टीप्लाई कर दी। अब आप देखेगा जो 6, 5, 4, 3, 2, 1 जो है वो किस फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 है, क्या होता है फैक्टोरियल 6, तो यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। तो इसका निष्कर्ष, इसका रिजल्ट यही निकल के आता है मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, कि जब भी हम फैक्टोरियल कराते हैं, फैक्टोरियल में जब कि हम आपका एलसीएम लेते हैं, जितना बड़ा फैक्टोरियल होगा वही आपका लैसे होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 का लैसे आप मुझे बताइएगा। तो इसका लैसे क्या हो जाएगा, आप आराम से बता दीजिएगा। इसका लैसे जो इज इक्वल टू हो जाएगा वो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 में फैक्टोरियल 6 भी आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 भी आ जाएगा और फैक्टोरियल आपका 2 भी आ जाएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल आपका 5 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक ही हम अपना जो है आज का सेशन रखते हैं। कल हम आपकी भाग विधि आपकी करने वाले हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है सभी का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। सेशन आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। जल्दी ही आपकी हिंदी क्लास भी यहाँ कंटिन्यू आपकी होने वाली है। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद मेरे दोस्तों।